कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव। समझ लीजिए पहले, सबसे पहले क्या आता है, राज्य कार्यपालिका में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से? पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद। ये दोनों मिला के सदन कहलाते हैं। तो राज्य कार्यपालिका में कितने सदन है? तो 2। भाग कितने हैं? तो 3। क्लियर है? पहली राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद। उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा था? राज्यपाल। राज्यपाल के अलावा दूसरा कौन आता है? दूसरा पद जो है हमारे पास वो है महाअधिवक्ता। अधिवक्ता, दैट इज एडवोकेट जनरल। आज हम पहले ये पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये राज्यपाल से नियुक्त करता है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे आज मुख्यमंत्री, दैट इज सीएम। और उसके बाद टाइम रहा तो विधानमंडल या विधानसभा, विधान परिषद या विधान के सदर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। महाधिवक्ता, जैसा राज्यों में महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल है, वैसा केंद्र में क्या होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी माने अटॉर्नी जनरल। दोनों होते क्या है? जो महाधिवक्ता होता है वो क्या होता है? वो होता है राज्य का प्रमुख सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार। हम जितनी बार पढ़े उतनी बार देखो एक चीज जरूर पढ़े ना, कि ना चाहिए 10th की डिग्री, ना चाहिए 12th की डिग्री, ठीक है। यानी कि आप जब भी देखते हैं कि जितने भी लॉ बनाने वाले हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका काम क्या है? कि वो विधायिका द्वारा कानून बनाए, उसके बाद उस कानून को लागू करवाए। अब कानून बनाने और लागू करने वालों के पास जरूरी नहीं कानूनी सभी जानकारी हो, क्योंकि योग्यता में भारत का नागरिक है, उनकी आयु है, पर कहीं भी ऐसा नहीं कि किसी को कानून मंत्री होने के लिए कानून की डिग्री चाहिए, ऐसा नहीं है। और उनको कानून बनाना है। तब ऐसी अवस्था में अगर कोई कानूनी सलाह चाहिए या किसी अन्य अवस्था में जब कोई नागरिक या किसी खिलाफ, कोई राज्य के खिलाफ केस हो जाए, तो राज्य का वकील कौन होगा? ये राज्य का सरकारी वकील है, जिसे हम महाअधिवक्ता कहते हैं। ठीक, आज पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। महाधिवक्ता की राज्य में वही इतनी शक्तियां और पावर, वही कार्यकाल है जैसा कि महान्यायवादी का है केंद्र में। ठीक, उसी पद्धति पे आज सब कुछ पढ़ेंगे। और जब भी पढ़ेंगे इसको, राज्य कार्यपालिका को या केंद्रीय कार्यपालिका को, हमेशा पढ़ना है। पढ़ना क्या है हमें? महाधिवक्ता। हमने पढ़ क्या लिया? महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है। अब बताइए, एक करके बताइए, महाधिवक्ता जो है या महान्यायवादी, बताइए किस अनुच्छेद में है? 76। वेरी गुड। महान्यायवादी किस में है? अनुच्छेद 76 में। प्लस 89 कर लो, जोड़िए जल्दी, 89 जोड़िए। 9 6 15 1 8 7, कहा था ना 89 का फॉर्मूला लगेगा। हुबहू चैप्टर है, आपको दोनों में से किसी एक का याद होना चाहिए। केंद्र पहले पढ़े हो तो केंद्र पहले आएगा, 76। ठीक, केंद्र का शुरू कहां से हुआ था? केंद्रीय कार्यपालिका 52 से ना, तो गैस देखिए 52 से बीच में है। महान्यायवादी की बात क्षेत्र में कही गई है। महान्यायवादी जैसा ही राज्य में कौन है? महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता कितना होगा? आगे बढ़ना है 89 जोड़ दो, पीछे हटना है 89 घटा दो, हुबहू 76 का 165। यानी कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है। ठीक है, आप इसको समझते जाइए, ये याद होता जाएगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, इनका कार्यकाल या इनको नियुक्त कौन करता है? ये जो महाधिवक्ता है या महान्यायवादी, इनको नियुक्त कौन करता है? महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता था? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जैसा राज्य में कौन है? इन्हें कौन नियुक्त करेगा? कहा था ना केंद्र पालिका, राज्य कार्यपालिका जब आप पढ़ेंगे तो केंद्रीय कार्यपालिका एकदम आराम से खाली रिवीजन होगा, राइट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो महान्यायवादी को नियुक्त किया राष्ट्रपति ने, महाधिवक्ता को नियुक्त किया राज्यपाल ने। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 3, क्या राष्ट्रपति स्वतंत्र है, जिसे चाहे उसे महान्यायवादी चुन सकता है? तो क्या करेगा?
वेरी गुड, मंत्री परिषद यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्लस पूरा मंत्रिमंडल जो उसका है उसकी सलाह लेगा, सलाह पर। यहां सलाह देने के लिए कौन है? पीएम, ठीक है, प्लस मंत्रिमंडल या मिनिस्टर्स कह सकते हो शॉर्ट में। यहां सलाह देने के लिए राज्यपाल के पास कोई है पीएम जैसा राज्य में? ठीक है। मंत्रिमंडल जैसा यहां कुछ है? यहां भी एक मंत्रिमंडल है, राज्य की मंत्रिमंडल, राइट, राज्य की मंत्रिमंडल। क्लियर? हु डिट्टो एकदम सेम है, बस आपको आर्टिकल का डिफरेंस है। और आर्टिकल का डिफरेंस कितना है याद रखिएगा, महाधिवक्ता और महान्यायवादी का 79 का आंकड़ा था। 79 कहेंगे ना, 89, हाँ 89 होगा कि 79 होगा? 89 होगा, ठीक है। तब ये याद रखिएगा, महाधिवक्ता और महान्यायवादी का 89 का आंकड़ा था, बस ये याद रखेंगे। आपको माइनस प्लस करते ही तुरंत सेम टू हुबहू आर्टिकल मिल जाएंगे, ठीक, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर महान्यायवादी के सभी आर्टिकल याद है तो 89 का आंकड़ा, 89 का आंकड़ा याद रखिए, महाधिवक्ता में जोड़ते ही आपका आ जाएगा। क्षेत्र से देख लीजिए, आगे दिखा दूंगा। चलिए अब लिख लीजिए थोड़ी देर, चलिए इतना समझ में आ गया ना, प्लीज लिख लीजिए। डालिए हेडिंग महाधिवक्ता, महाधिवक्ता लिखिए। यह राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। यह लिख लीजिए, महाधिवक्ता राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। लिख लिया? महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। परंतु राज्यपाल महाधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। परंतु महाधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल स्वतंत्र नहीं होता है। राज्यपाल स्वतंत्र नहीं होता है। पूर्णविराम। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति अपने मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति अपने मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। काल महाधिवक्ता महान्यायवादी का कार्यकाल कितना था? अगर आप याद कीजिए तो महान्यायवादी का कार्यकाल था जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। राष्ट्रपति के क्या वर्ड था? प्रसाद प्रयांत ना, मतलब उसके प्लेजर पे। इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो सेम अब यहां महाधिवक्ता को कौन बुला रहा है, कौन नियुक्त कर रहा है? राज्यपाल। तो वो किसके प्रसाद प्रांत तक रहेगा? राज्यपाल के। खत्म बात। वैसे 5 साल 6 साल चाहे जब चाहे राज्यपाल जब उचित समझे तब उनको उनके पद से हटा सकता है, बदल सकता है। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद प्रांत पर कार्यकाल रहता है इनका महाधिवक्ता का। इसका कोई फिक्स टेन्योर संविधान में लिखित नहीं है। क्लियर? लिख लीजिए कार्यकाल, एक लाइन का है। कार्य योग्यता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दैट इज हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय ब्रैकेट में हाई कोर्ट डाल लीजिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। जो व्यक्ति महाधिवक्ता बनना चाहता है उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। लिख लिया? हाँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? का महाधिवक्ता बनने की कैपेसिटी रखते हैं। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन बन सकता है? अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, राइट? सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस किया है क्या? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट का हाँ चीफ जस्टिस कौन बन सकता है? मुख्य न्यायाधीश। क्या योग्यता होनी चाहिए उसके पास? 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में जज रहे हो। वेरी गुड। या फिर और 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में ही एज अ एडवोकेट कार्य की हो, यानी वकालत की हो, राइट? दोनों से ये भी कंडीशन चलेगी ना। जैसा देश में सुप्रीम कोर्ट है वैसा राज्य में क्या है? हाई कोर्ट।
और जैसे देश में कई सारे हाई कोर्ट हैं, वैसे एक राज्य में कई सारे जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते ना, यही स्वरूप छोटा कर दो। ये क्या करना चाहिए, जिसको हाई कोर्ट का जज बनना है उसको क्या होना चाहिए, 10 साल का अनुभव होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, शहीद हो, ये सब कॉमन है, बेसिक लीगल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। 10 साल के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज अ एडवोकेट, ठीक है, 5 साल के लिए उसी किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, सेम वही 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज, यहां 5 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, ठीक है। 10 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवोकेट, दोनों में से कोई एक भी हो। तो आप जो हुबहू केंद्र की कार्यपालिका में पढ़ेंगे सो बहु राज्य पे डाल दीजिएगा बिना किसी डिफरेंस के। ये हाई कोर्ट हम आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में वहां डिस्कस करेंगे, बस यहां जाने रहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्लियर है ये बात कि किसी को भी महाधिवक्ता बनना है तो उसे पहले क्या बनना पड़ेगा, बनना नहीं पड़ेगा, उसके अंदर उतनी कैपेसिटी, उतना सक्षम हो, साक्ष्य होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट के जज इतना नॉलेजेबल एक्सपीरियंस हो, तब वो राज्य भर का महाधिवक्ता बन सकता है, ठीक है। अब ये महाधिवक्ता का काम क्या है, ये सरकारी वकील है ना, यानी कि राज्य के सरकार का वकील है, तो राज्य के जो भी कार्य होते हैं वो उनके साथ रह सकता है, उनको देख सकता है, समझ सकता है ना। तो राज्य अपना काम कहां करती है, बैठ के विधानसभा, विधान परिषद, क्लियर है ना, वही तो हाउस सदन है। वो ऐसे काम कहीं भी करे, उसे फील्ड वर्क कहा जाएगा, बैठ के इकट्ठा बिल बनाना, बहस करना, वाद विवाद करना, विचारों को बांटना आपस में, वो कहाँ करते हैं, विधानसभा विधान परिषद में बैठते हैं। इसलिए महाधिवक्ता के पास यह अधिकार है कि वह सदन के किसी भी सदन के किसी भी हाउस में, चाहे विधानसभा में चाहे विधान परिषद में बैठ सकता है, सुन सकता है, वहां वो अपने विचार रख भी सकता है, यानी बोलने का भी अधिकार है उसको। जैसा कि किसको अधिकार है, देश में महान्यायवादी को है। महान्यायवादी को क्या वोट डालने का अधिकार है, तो क्या महाधिवक्ता को वोट डालने का अधिकार होगा, नहीं होगा। वो बोल सकता है कि ये है, मेरे हिसाब से कानून में ये विचार है, वो अपने विचार रख सकता है, वो कोई बातें बता सकता है, पूछे जाने पे वो सलाह दे सकता है, वो राज्य का केस लड़ेगा, राज्य की गतिविधियां देखेगा, बैठक में हिस्सा ले सकता है, पर वह वोट नहीं डाल सकता किसी भी अवस्था में। क्लियर है, लिख लीजिए। अनुच्छेद 177 में, संविधान के अनुच्छेद 177 में महाअधिवक्ता को, अनुच्छेद 177 में, तो अगर एक मिनट रुक जाइए यहीं, अनुच्छेद 177 किसके लिए है, महाधिवक्ता के लिए, किस लिए, कि वो बैठ सकता है, बैठने का अधिकार है और वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो सेम महान न्यायवादी के लिए क्या आर्टिकल होगा, -89, तुरंत कीजिए, बताइए आपको -89 89 माइनस कीजिए, 177 -89 क्या आया, 88। कॉपी पलट के देखिए, पढ़ के देखिए, 88 है महान्यायवादी के लिए। तो हुबहू महान्यायवादी और महाधिवक्ता के लिए 89 का कोड याद रख लीजिए, और कोई भी एक चैप्टर का आर्टिकल याद रखे रहो। क्लियर है, चाहे जिसका है जोड़ देना 89 या घटा देना 89, रहेगा, याद रहेगा, गुड, लिख लीजिए महाधिवक्ता। अब महाधिवक्ता के कार्य एवं शक्तियां क्या हैं, चाहिए तो लिख लीजिए, और जो लोग महान्यायवादी लिखे हैं उनको जरूरत नहीं है, पर लिख लीजिए आप महाधिवक्ता की क्या कार्य और शक्तियां होती हैं, लिख लीजिए, सुन लीजिए, कुछ खास नहीं होता है, लिख समझ लीजिए, आपको याद रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, वो कभी पूछता भी नहीं, बस जाने रहिए, एग्जाम्स में आप लोग के सिर्फ में नहीं पूछेगा, बस जाने रहिए। महाधिवक्ता है क्या, वो राज्य का प्रमुख विधि, यानी कि वकील नहीं है, विधि अधिकारी है, लॉ ऑफिसर है, ठीक है। तो जो भी लॉ रिगार्डिंग काम होगा उसमें ये अपनी सलाह दे सकता है, राज्य का किसी और राज्य के साथ अगर हुआ तो ये राज्य के समक्ष या राज्य की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट ये उनका केस लड़ सकता है। राज्य को कभी भी कोई भी अगर कानूनी सलाह चाहिए, राज्य को सलाह चाहिए, तो यानी कि राज्य के बिहाफ पे कौन सलाह मांगेगा, पूरा राज्य जा के मांगेगा कि ये महाधिवक्ता साहब जरा हमें बता दीजिए, तो पूरा राज्य मांगेगा। पूरे राज्य का चेहरा कौन है, राज्यपाल, राज्यपाल। पूरे राज्य का एक ही प्रथम नागरिक कौन है, राज्य का राज्यपाल। देश का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सलाह किससे मांगते थे, महान्यायवादी से। देश के लिए, केंद्र सरकार के लिए केस कौन लड़ता था, महान्यायवादी। केंद्र सरकार को कोई भी न्यायिक सलाह कौन देता था मांगने पर, राष्ट्रपति को, महान्यायवादी। सेम वही यहाँ महाधिवक्ता की यही 4 कार्य एवं शक्तियां हैं। वो केस लड़ेगा राज्य के हिसाब से, राज्य को विधि की सलाह देगा, राज्यपाल को कोई सलाह की जरूरत पड़ गई, परामर्श की जरूरत पड़ गई तो उसको उनको परामर्श। मुख्यमंत्री दैट इज सीएम को हम नियुक्त करते हैं, दैट इज
अपॉइंट करते हैं, मनोनयन करते हैं, दैट इज नॉमिनेटेड, या निर्वाचन इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, या डी नन ऑफ द अबव। बताइए सीएम को हम क्या करते हैं? चलिए छोड़ दीजिए, सीएम को नहीं बताना चाहते तो बता दीजिए पीएम को क्या करते हैं। पीएम तो पढ़ा है ना, बताइए पीएम को नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं, निर्वाचित करते हैं, या कुछ नहीं कर सकते हैं? आप प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को? राष्ट्रपति। से पीएम थे देश के लिए, राज्य के लिए हुबहू वैसे रहेंगे हमारे सीएम। बात क्लियर है? डाल लीजिए मुख्यमंत्री हेडिंग। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। क्या राज्यपाल स्वतंत्र है? वो किसी को भी मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त कर सकता है? किसको कर सकता है फिर अगर स्वतंत्र नहीं है तो? हाँ, जिसको विधानसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, स्पष्ट है? बहुमत क्या है? यानी जो 1/2+1 यानी 50% +1। अगर 400 सीटें हैं तो 400 का आधा 200, 200 में 1 जोड़ दो 201, कम से कम 201 सीटें विधायक, इकट्ठे 201 विधायक जिसको कहे समर्थन दें, जिसके साथ उनका विश्वास हो कि ये रहेगा हमारा, वही। ठीक है, तो ये है, तो जिसको बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा उसे ही राष्ट्रपति या राज्यपाल मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त करेंगे, बुलाएंगे, अपॉइंट करेंगे। क्लियर है? यहां पीएम रख लें, यहां सीएम रख लें। क्लियर है? चलिए, पीएम क्या करते थे या पीएम कौन है? यहां आप रख लीजिए पीएम के ऊपर राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। यहां रख लीजिए आप राज्यपाल। राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति नियुक्त करते थे पीएम को, वैसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं सीएम को। उसके बाद पीएम और सीएम की सलाह पर ही ये क्या कर सकते हैं? पूरे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 53 में कहा गया था ना कि केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, जो कि उनका वो निर्वहन करेगा अपने अधीनस्थों, जूनियर्स के द्वारा, सबऑर्डिनेट्स के द्वारा। तो पहले अपने सबऑर्डिनेट्स को वो खुद नियुक्त कर ले, तो उन्होंने सीएम को नियुक्त कर लिया। राज्यपाल के लिए हुबहू वही सेम है कि राज्य के कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल के पास है, जो कि वह अपने अधीनस्थों द्वारा निर्वहन करेगा। ठीक है, उसके अधीनस्थ कौन है? सीएम प्लस मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्री परिषद। क्लियर? अब आपने सीएम नियुक्त कर लिया, सीएम कौन नियुक्त होगा? चलिए, राष्ट्र का समझ गए ना, अब राज्यपाल खाली समझिए। राज्यपाल सीएम किसे नियुक्त करेंगे? जिसको बहुमत हासिल हो ना, ठीक है, जिसको बहुमत प्राप्त हो। कहां बहुमत प्राप्त हो? कहां बहुमत प्राप्त हो? गुड, बताते रहिए, कंफ्यूज मत होइए, जितना बताएंगे उतना रिवाइज होगा। विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो या बहुमत प्राप्त हो। ठीक, जब सीएम आ गया तो अब मंत्रिपरिषद को कैसे आप लाएंगे? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे करेगा? उसके लिए भी वह स्वतंत्र नहीं है, उसके लिए वह किसी की सलाह लेगा। सलाह किसकी लेगा? अपने अधीनस्थों की ही सलाह ले सकता है ना। इससे पहले उसके पास अधीनस्थ नहीं थे। बात समझिए, आप हमेशा कहें ना सारी शक्तियां राज्यपाल के पास है, राज्यपाल अपना काम करेगा अपने अधीनस्थों द्वारा। राज्यपाल के अधीनस्थ यही दो हैं। जब ये दो नहीं थे तो उसके पास क्या थे? उसके पास पूरे के पूरे जितने लोग चुन के आए हैं सबके सब एक बराबर थे, तो सबके सब उसके लिए अधीनस्थ थे। इसलिए वो सबसे कह दिया कि भाई मेजोरिटी किसके साथ है, किसको सीएम चुना जाए। मेजोरिटी माने बहुमत, बहुमत ने कह दिया सीएम इनको चुना जाए। अब उनके पास लीगली एक अधीनस्थ है ना, एक है जूनियर जिससे वो पूछ सकते हैं। अब इस सीएम से पूछते हैं कि बताओ यार मंत्रिमंडल कैसे चुना जाए, मंत्रिपरिषद कैसे चुना जाए। ठीक, तब मंत्रिपरिषद राज्यपाल इसीलिए सीएम की सलाह पर ही चुनते हैं
कि आप इनको होम मिनिस्टर बना दीजिए, इनको रेलवे मिनिस्टर बना दीजिए, इनको पुलिस फोर्स दे दीजिए, इनको ये उद्योग डिपार्टमेंट दे दीजिए। ये पोर्टफोलियो या मंत्रिमंडल या डिपार्टमेंट्स बांटते हैं सीएम की सलाह पर राज्यपाल ही। मंत्रियों को भी नियुक्त राज्यपाल ही करते हैं सीएम की सलाह पर। अब राज्यपाल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। राज्यपाल है जो जिसके पास समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं और उसके पास अधीनस्थ भी पूरे हो गए हैं, सीएम एवं मंत्रिपरिषद, दैट इज मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद हो गया है। अब आगे राज्य में जो भी कार्य होगा वो राज्यपाल द्वारा ही होगा, लेकिन किसकी सलाह पर? सीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह। अब बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगर सोचिए सीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह हमेशा क्यों लेता है? क्योंकि सीएम और मंत्रिपरिषद को ही हमने, जनता ने सीधा सीधा चुन के भेजा है कि ये हमारी बात रखेंगे, तो इनका विचार लेना जरूरी है हमेशा ही। अगर जो बात हुई थी कि राज्यपाल का भी सीधा चुनाव हुआ जाए, तो बताइए राज्यपाल को भी सीधा हम ही चुन के भेजते, सीएम को भी सीधा हम ही चुन के भेजते, और दोनों के विचारों में अगर विरोधाभास होता तो किसकी बात मानते? दोनों को तो जनता ने शक्तियां दी है, दोनों एक बराबर हैं, पर यहां सीएम को शक्तियां दी है जनता ने, मंत्रिपरिषद को शक्तियां दिया है। राज्यपाल हो गया, ठीक है। राज्यपाल ने सीएम चुन लिया, सीएम के थ्रू, राज्यपाल ने ही सीएम के थ्रू, इसलिए इधर लिखिए, सीएम के थ्रू मिनिस्टर्स या कह लीजिए मिनिस्टर्स चुन लिए, राइट। मंत्री परिषद या मंत्रियों का नियुक्ति कर ली, सीएम राज्यपाल ने ही किया है, पर थ्रू सीएम, सीएम की सलाह पर। अब ये जो मिनिस्टर्स हैं इनकी कैटेगराइजेशन होती है 1, 2 और 3, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं आप कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट यानी कि राज्य मंत्री, और डिप्टी, ठीक है। डिप्टी मिनिस्टर या सामान्य प्रभार जिसके पास होता है, या उपमंत्री से कहते हैं, उपमंत्री, ठीक है। अब ये होते क्या है, जितने भी मंत्री चुने गए हैं, ये मंत्री चुने गए हैं, आप समझिए आम भाषा में, जीतते तो पूरे के पूरे जितनी भी सीटें सभी जीतते हैं ना। लोकसभा में हर कोई जीत के ही आया, 545 लोग बैठे होंगे तो 543 जीत के आए हैं, 2 ही खाली राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड किए गए हैं। उसी तरह विधानसभा में, अगर बस यूपी में विधानसभा में 400 कुछ सीटें हैं, उस 400 सीटों पे पूरे के पूरे 400 कोई ना कोई तो जीत के आया होगा, पर 400 के 400 सरकार नहीं बनाते। तो जो सरकार बना लेते हैं, बहुमत यानी जिसके पास है, जिन्होंने सरकार बना लिया, उन्हीं में से कुछ लोगों को मंत्रिपरिषद या कार्यभार दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि जीते तो हर कोई हैं, लेकिन जिन्होंने सरकार बनाया, जो सरकार बनाती है, सरकार अपने ही लोगों को तो मंत्री बनाती है। तो बात समझिए, ये सिर्फ मंत्री हैं, यानी कि अगर 403 सीटें हैं या 405 सीटें हैं आपकी यूपी में, उसमें से अगर सिर्फ 300 जीती है, 250-300 जीती इस बार बीजेपी, जितनी भी जीती हो, क्लियर हम नहीं है, मान लो 250 जीती है, तो सिर्फ 250 लोग इस मंत्री परिषद में आएंगे, उनका विभाजन होगा। 250 लोग जीते हैं ना, अब क्या होता है, टोटल 400 हैं, 400 का 1/10, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि कुछ 250 लोग जीते हैं, कुछ 60, 70, 80 लोग कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, जिसके पास स्वतंत्र प्रभार, यानी कि पूरे डिपार्टमेंट का वो मुखिया या प्रमुख होता है, स्वतंत्र प्रभार, जैसे रेल, उद्योग, शिक्षा, पुलिस, सुरक्षा, चिकित्सा के स्वतंत्र प्रभारी हैं आप, पूरा उसको कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट की बैठक होती है, ठीक है, मुख्य है। ये क्या होता है, कैबिनेट और सीएम साथ में बैठ के बात विवाद करते हैं और राज्यपाल को हर सलाह पहुंचाते हैं। ये होते हैं नंबर 1, ऑर्डर नंबर 1, ये इनका स्टेज है, स्तर है, ठीक है, नंबर 1। तो आप समझिए ऐसे, जैसे ये अगर आप समझना चाहें स्कूल के हायरार्की पे, समझिए इनकी हायरार्की सेट कैसे है। सबके पास अपने रूल हैं। ये कौन हो गए, ये आपके प्रिंसिपल हो गए, समझिए स्कूल है तो ये प्रिंसिपल हो गए। ये क्या हो गए, ये हेड टीचर या हो गए क्लास टीचर, ठीक है। अब इसमें आ जाइए तो ये मॉनिटर है।